जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। साथियों, मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से आपकी क्लास कंटिन्यू होंगी। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। 4 से 5 दिन में आपका संविधान पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, संविधान होते ही हम इतिहास को पूरा फिनिश करा देंगे, फिर हमारा मैथ कंटिन्यूअस चलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 27 है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और एग्जाम के लिए इतिहास की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। अब आप देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में, भाग 9 में है। और पंचायती राज को लाने का श्रेय किसको जाता है, पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं रिपन को। किसको? रिपन को। अब आप देख लो, स्थानीय स्वशासन में स्थानीय का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष में रहने वाले वहां के स्थानीय लोग क्या कहलाते हैं, स्थानीय कहलाते हैं। ठीक है, इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी भी क्षेत्र में विशेष तरीके से वहां एक बस्ती टाइप का कुछ बस जाए, वहां लोग बस जाएं, तो उन्हीं को हम स्थानीय बोलते हैं। ठीक है, स्वशासन देख लो, अपने लोगों के माध्यम से शासन कार्य संचालित करना स्वशासन कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से ही एक बंदा है जो शासन चलाता है, खुद का शासन, स्वशासन। ठीक है, नोट पॉइंट देखो, पंचायत चुनाव के लिए जिस भी स्थान की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है, वहीं से वह नामांकन पत्र भर सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि जहां से आपका नामांकन सूची में नाम है, सिर्फ वहीं से आप अपना वोट दे सकते हैं। ठीक, वह उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। आप वोट भी वहीं से कर सकते हैं। अगर आप इलेक्शन के लिए खड़े हैं तो आप उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं जहां से आप रह रहे हैं, शुरू से जहां आप जैसे रहे हैं, आपका नामांकन सूची वहीं का है। ठीक, अब आप देख लो स्थानीय स्वशासन, जैसा कि स्वशासन। ठीक है, स्वशासन में जो शासन व्यवस्था होती है, ये 2 प्रकार की होती है, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था आपकी सबसे पहले केंद्र में चलती है, फिर राज्य में, फिर जिला, फिर ग्राम में। ठीक है, लेकिन अगर बात करें विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था की, तो सबसे पहले ग्राम में विकास होगा, ग्राम से विकास होते होते जिले तक जाएगा, फिर राज्य में, फिर उसके बाद केंद्र में। ठीक है, इस तरह आप इन क्रमों को अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं, तो आप देख लीजिए कौन कौन सी समिति बनाई गई है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए समिति बनाई गई है। बलवंत राय मेहता समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 में बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए बलवंत राय मेहता समिति कब आई, तो आप बोलोगे 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 में आई थी। एल एम सिंधवी समिति 1986 में और पीके थुंगन समिति 1988 में आई थी। ये समितियां स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए बनाई गई थी। अब आप देख लीजिए बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में आई थी, इसका गठन हो गया था इसका 1956 में। ठीक है, समझ गए ना। और इसकी सिफारिश हो गई थी 1957 में। ये कितने स्तर की व्यवस्था थी, कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था थी, तो आप देख लो
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। त्रिस्तरीय बोले तो 3 स्तर वाली थी। ग्राम पंचायत था, क्षेत्र पंचायत था, इसमें जिला पंचायत था। ये 3 स्तर है, 1 2 3, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी नामक गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार कितने पेपरों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये बताइए कौन सी समिति थी जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई या शुरुआत हुई? तो आप बोलोगे बलवंत राय मेहता समिति, ठीक। कब हुई इसकी स्थापना? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। कभी कभी गांव पूछ लेता है, बगदरी गांव, ठीक। अब बात आती है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समिति का उद्घाटन किया था। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति में ही अगला पॉइंट है आपका 11 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। अब आप सोच रहे होंगे ये 11 अक्टूबर 1959 आपने क्यों लिखा? क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। वहां पर राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। उसके बाद पूछ लेता है पेपर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार या शिल्पकार कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति को, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR मेहता। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति की, ठीक है। 1977 की ये समिति है, रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई। ये 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का विकास करेगी, है ना। जैसा कि बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर वाली है, ये 2 स्तर वाली है। 2 स्तर वाली कौन कौन सी? मंडल पंचायत में विकास होगा, फिर जिला पंचायत तक पहुंचेगा, ठीक है। ये 2 स्तर इसके हैं। मंडल पंचायत देख लो, 10 से 15 हजार की जनसंख्या वाला एक समूह जो 15-20 गांव से मिलकर बनेगा, उसको बोलेंगे मंडल पंचायत। पहले विकास यहाँ कराया जाएगा, जब विकास यहाँ होगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अशोक मेहता समिति के कुछ रूल्स थे। वो रूल्स क्या क्या है? राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने की स्वतंत्रता है। अशोक मेहता समिति ने राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर ही भाग लेने की स्वतंत्रता दे दी, ठीक है। अगला पॉइंट है पंचायती राज मंत्री के पद का गठन किया जाएगा। अशोक मेहता समिति ने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था के पद का हम कर देंगे गठन। SC ST को पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई इस समिति के तहत। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, अशोक मेहता समिति में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए, ऐसे आप बोला गया था। किस समिति में? अशोक मेहता समिति में बोला गया राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन एक निर्वाचन आयुक्त का पद सृजन किया जाए, है ना, मतलब कि बनाया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर एक निर्वाचन आयुक्त का पद बनाया जाए। और अशोक मेहता समिति के तहत बोला गया था कि ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत समिति को खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अब नोट पॉइंट आप देख लीजिए, सिफारिशों को स्वीकार इस समिति में नहीं किया गया था। जैसी भी कैसी भी कोई भी सिफारिश थी
इस समिति में सिफारिशों को क्या नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया गया था। अब बात करते हैं डॉक्टर पी के राव समिति, इसको हम जीवी के राव समिति भी कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था 1985 की समिति है, अध्यक्ष हैं इसके कौन है, डॉक्टर पी के राव, पीवी के राव। अब बात करते हैं कि इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, योजना आयोग की सिफारिश पर डॉक्टर पी के राव समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट कब सौंपी गई, 1986 में सौंपी गई थी, ठीक है, और 85 में ये समिति बन गई थी। अब बात करते हैं कि ये कितने स्तर की है, ये 4 स्तर की है, 4 स्तर की आपकी योजना है। ये पंचायती राज को 4 भागों में बांटा है, जैसा कि अशोक मेहता को हमने अभी देखा था 2 स्तर की थी और बलवंत राय 3 स्तर की थी। डॉक्टर पी के राव समिति या जीवी के राव समिति आपकी 4 स्तर की है। 4 स्तर कौन कौन से हैं, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ऑब्लिक मैंने लगाया हुआ है। आई होप आपको ये सारी कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। साथियों, डॉक्टर पीवी के राव समिति में जो सिफारिश है, अगली सिफारिश है आपकी राज्य वित्त आयोग का गठन करने की, इसमें सिफारिश की गई, ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। किस सिफारिश में बोला गया, किस समिति में बोला गया, तो आप बोलोगे डॉक्टर पीवी के राव समिति में, है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की इस समिति ने। अगली समिति पढ़ लीजिए, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति, 1986 की समिति है ये, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, कौन सी समिति ने, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति ने। और इस समिति ने क्या किया, चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका को नकार दिया। इसने बोला चुनाव गैर दलीय आधार पर होना चाहिए। अब आप देख लीजिए एल एम सिंघवी समिति का अगला सिफारिश क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो, ऐसी ये सिफारिश कर रही है, ठीक है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए, डॉक्टर एल एम सिंघवी समिति कह रही है। अगली समिति पी के थुंगन समिति 1988 की है। सिफारिश देखो इसकी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, जैसा कि पी के थुंगन समिति ने बोला वही किसने बोला, एल एम सिंघवी समिति ने, ठीक है। पी के थुम्मन समिति कह रही है प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए, ये इसकी सिफारिश है। पंचायतों का संबंध राज्यों से न होकर संघ से होना चाहिए, केंद्र से होना चाहिए। कौन सी समिति सिफारिश कर रही है, पी के थुंगन समिति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, पी के थुम्मन समिति में अगला आपका पॉइंट है 1989 में राजीव गांधी सरकार ने थुम्मन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 किया था, ठीक है, जो कि इन्होंने किया और कहां प्रस्तुत किया, लोकसभा में। लोकसभा में इन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ये पास हो जाता तो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता, लेकिन जब ये पास नहीं हो पाया, भाई कोई चीज अगर लोकसभा में पास नहीं हो पा रही है तो वो विधेयक बेकार है, ठीक। तो 64वां संविधान संशोधन राजीव गांधी सरकार में थुम्मन समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था।
अब अगला पॉइंट देखिए, अब ये हटके पॉइंट है, आपके नोट पॉइंट्स चल रहे हैं, ठीक है। पीके नरसिम्हा राव द्वारा, अब आप देख लीजिए ये आपके नोट पॉइंट्स चल रहे हैं। पीके नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया था, ठीक है। ये लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और दोनों से पास हो गया था। इस वजह से हमने पंचायती राज व्यवस्था को इसी संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दे दिया था, ठीक है। पीके नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पास किया गया था और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 में पास किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 20 अप्रैल 1993 को। और यही लोकसभा और राज्यसभा से लागू कब हुआ? भाई लागू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लागू वाला पॉइंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993, ये पूरा आपसे पूछा जाता है, डेट, सन, महीना, इस वजह से आपको ये पूरा याद रखना है, ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस अधिनियम ने, मतलब कि कौन सा अधिनियम? 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात हो रही है। इस अधिनियम ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, ठीक। साथियों, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लीजिए, ग्राम सभा के बारे में ये पूरा चार्ट मैंने आपके सामने बना रखा है, ठीक है। ग्राम पंचायत, तो देखो 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 के तहत ही ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा सेशन है ये, हर एक इसका जो पॉइंट है ना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है आपकी ग्राम पंचायत, है ना। जैसा कि हमने देखा था कई समिति ऐसी आई थी जिन्होंने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तर की होनी चाहिए, 3 स्तर की होनी चाहिए, 4 स्तर की होनी चाहिए। लेकिन भाई जब भी आपका संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत, तो उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि हमारी जो ग्राम पंचायत होगी वो त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित होगी। त्रिस्तरीय में आपके कैसे कैसे होंगे? ग्राम पंचायत और आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत से हमारा क्षेत्र पंचायत बन जाएगा, फिर यहीं से हमारा जिला पंचायत बन जाएगा, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और भाग कौन सा है? भाग 9 है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायत के 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। 29 कार्य बोले तो 29 विषय आपने सुने भी होंगे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना देख लीजिए कि आपकी जो संरचना है वो किस प्रकार है। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट वोट। हम लोग वोट देते हैं, नहीं देते? जब भी हमारे गांव से कोई भी अध्यक्ष खड़ा होता है तो हम वोट करने जाते हैं, और ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य होते हैं उनको भी हम डायरेक्ट वोट देते हैं। पंचायत समिति को ही क्षेत्र पंचायत बोला जाता है, ठीक है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, अप्रत्यक्ष रूप से इसका मतदान होता है, लेकिन इसके सदस्य को हम डायरेक्ट वोट देते हैं। फिर इसके बाद आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत के अध्यक्ष को हम डायरेक्ट वोट
नहीं देते, अप्रत्यक्ष इसका मतदान होता है और इसके सदस्य को हम डायरेक्ट वोट करते हैं। जैसा कि एक चीज आपने सुनी होगी कि जितने भी सदस्य हैं सबको हम कैसे वोट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट वोट करते हैं। और आपका जो ग्राम पंचायत है इसके अध्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ लीजिए नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था भाग 9 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड तक आपका नगर पंचायत दिया गया है। ठीक है, नगर पंचायत के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है इन अनुच्छेदों में। अब बात करते हैं कि 74वें संविधान संशोधन को जोड़ा तो गया, लेकिन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के तहत? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं इसकी संरचना की। देखो, इसमें भी 3 तरह के मॉडल हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत आप देख रहे हो ना, नगर पंचायत होती है छोटे कस्बे जो अभी नगरों के रूप में विकसित हुए हैं, उनको कहते हैं नगर पंचायत। नगर पालिका 3 लाख से अधिक जनसंख्या जहां होती है वहां आपकी नगर पालिका होती है। अब बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो वहां आपका नगर निगम होगा। ठीक है, अब ये जो तीनों है ना, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों के अध्यक्ष और सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्ट वोट दिया जाता है। साथियों, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत भाग 9 के ख को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? सहकारी समितियों से संबंधित कार्य बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, इसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 का ख जोड़ा गया। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 19 का 1 का सी, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता, उसके तहत 19 का 1 का ए से लेकर एच तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 19 के ए में क्या है, बी में क्या है, सी डी ई एफ जी एच इन सब में क्या है, क्योंकि भाई मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप कितना पढ़ते हो, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही सिर्फ आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप भी तो अपनी मेहनत कीजिए, 100% दीजिए अपना। 19 का 1 का सी तो मैंने आपको बता ही दिया, संघ, संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 243 के जेड एच से, ठीक है, से 243 के जेड टी तक क्या है? सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचलन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन की बात कही गई है। ठीक है, इसमें सिर्फ बात बोली गई है, तो आपको ये याद रखना है 243 के जेड एच से 243 के जेड टी तक है। अब देख लीजिए ग्राम सभा, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, बताइए मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों की सम्मिलित संरचना को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे ग्राम सभा कहते हैं। भाई गांव में हम रहते हैं, मतदाता सूची आती है, उसमें सबके नाम होते हैं, उसी मतदाता सूची के तहत हम वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम ग्राम सभा कहते हैं। अब अनुच्छेद 243 के आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग है। साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें क्या है, और बहुत ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत, ग्राम समिति,
जिला पंचायत के चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 243 के में है। ठीक है, मतदाता सूची, चुनाव चिन्ह बांटना, आचार संहिता लगाना इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं नगर निगम के बारे में। नगर निगम यूपी में कितने नगर निगम है? 17 हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नगर निगम के अध्यक्ष और सदस्य का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता डायरेक्ट वोट करती है, सीधे तरीके से अपना वोट देती है इसके अध्यक्ष को और सदस्य को। अब बात करते हैं कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? महापौर, मेयर। महापौर, मेयर, महापौर या मेयर। और इसके सदस्य को सभापति या पार्षद बोला जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। साथियों, अब हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आपके वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ के द्वारा प्रशासित होता है, मतलब कि जो भी यहाँ पर काम होगा वो संघ के द्वारा होगा। यहाँ पर राज्य का कोई भी मैटर नहीं है, केंद्र के द्वारा होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा इनका प्रशासन संभाला जाता है। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो, उसी को हम उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। पुदुचेरी 14वां संविधान संशोधन 1962 हुआ था। इसमें अनुच्छेद 239 के क को जोड़ा गया था और इसके तहत विधानसभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में 2-3 पॉइंट आपके ऐसे हैं जो विधानसभा से संबंधित है और पेपर में पूछ लिए जाते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1962 हुआ था, अनुच्छेद 239 का क जोड़ा गया, इसी के तहत विधानसभा की स्थापना पुदुचेरी में की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1962 हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 239 का क जोड़ा गया। ठीक है, 239 का क तो यहाँ जोड़ दिया गया था, अब यहाँ पर क जोड़ा गया और दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। साथियों, अब आपका अनुच्छेद 239 का क ख ख है। ठीक है, 239 का क ख, इसमें दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, अब आप जैसा कि ये देख पा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक ही कर दिया गया। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से। इन सभी में केंद्र या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति यहाँ का प्रशासन संभालता है। ठीक है, विधानसभा का गठन यहाँ पर नहीं किया गया है। आपको ये सारी कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। 26 जनवरी 2020 आपको अच्छे से दिख रहा है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमने पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ा था, है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पंचायतों में आरक्षण देख लीजिए किसको कैसे दिया गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। जनरल ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको 33% का आरक्षण दिया गया है। एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में
चाहे पुरुष हो या महिला हो, है ना, अभी बात दोनों की हो रही है, ठीक है, उनके अनुपात के रूप में आरक्षण दिया गया है। अब ये पॉइंट थोड़ा अलग है, यही से है, लेकिन महिलाओं को इस अनुपात का भी 33% दिया गया है, ठीक है। इन वर्ग की महिलाओं को, SC ST वर्ग की महिलाओं को उनके इन वर्गों को मिलने वाले जो भी अनुपात यहाँ जनसंख्या का है, वहां पर जो भी प्रतिशत में इनको अनुपात मिला है उसका 33%, ठीक। महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है SC ST में जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों के आरक्षण को लेकर। अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल कितना है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायतों का, ठीक है। इन्हें समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अगली पंचायत का चुनाव 6 महीने के अंदर कराया जाएगा। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो जो अगली पंचायत होगी उसका चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करा लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि कार्यकाल खत्म होने में 6 माह से कम का समय है, ठीक है, तब निर्धारित समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं पंचायत सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई भी लाभ का पद ना धारण करता हो, मतलब कैसा भी उसका पद ना हो, मतलब सादा सिंपल इंसान हो, ठीक है, कुछ भी ना कमाता हो, ऐसा व्यक्ति कौन बन सकता है, पंचायत का सदस्य बन सकता है। देख लीजिए, नोट पॉइंट है, पंचायत राज्य अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 के ए में है। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 के बी में है। पंचायतों की संरचना अनुच्छेद 243 के सी में है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। पंचायतों में आरक्षण महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण अनुच्छेद 243 के डी में है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अनुच्छेद 243 के ई के 3 में है, ठीक है। सदस्यों की योग्यताएं, पंचायत बनने के लिए जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं 243 के एफ में है। साथियों, राज्य वित्त आयोग, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार रिवीजन कर लीजिए, इसी क्लास में कराया है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के आई में है। नगरीय प्रशासन में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। पहली नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई और किस सन में हुई? 1687 में मद्रास में पहली नगर निगम की स्थापना की गई। अब आप देख लो, 1773 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें मद्रास, कलकत्ता, बंबई में नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेशन आपका इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगला पॉइंट है आपका, जवाहरलाल नेहरू 1924 और 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखो, अब जो नगर पालिका है ना, नगर पालिका जो है आपका नगरीय प्रशासन है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 20 अप्रैल 1993 को मिली और ये लागू 1 जून 1993 को हो गया था। भाग 9 के क में जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 के पी से अनुच्छेद 243 के जेड के जी तक है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जी तक है, उसमें जी नहीं लिखा था मैंने, लेकिन ये आपका एकदम करेक्ट है, आप इसको लिख लेना, ठीक है, उसको आप सही कर लेना, बस आपको पीछे जी लगाना है। नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 के क्यू में है।
साथियों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनको पढ़ लीजिए। ग्राम से शहरी क्षेत्र तक आपकी नगर पंचायत होती है ना। ग्राम से अगर शहरी क्षेत्र तक विकास होता है या वो गांव से शहर तक कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें नगर पंचायत होती है। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों में होती है, नगर निगम बड़े शहरों में। ठीक है, अब आप देख लो इनके, इन तीनों के स्थानों में जो आरक्षण है 243 के टी में है और शक्तियां 243 के डब्ल्यू में है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत जो भी पंचायत है, पंचायत की बात हो रही है ना। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत अनुच्छेद 243 के में है और राज्य निर्वाचन आयोग में जो नगर पालिका है वो अनुच्छेद 243 के जेड के ए में है। ठीक है साथियों, आपकी पंचायत व्यवस्था पूरी फिनिश हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।